हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। आज की सीरीज़ में हम सीआरपीसी के वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें कंप्लीट कोड को ही हम डिस्कस करेंगे, बट इसको हम पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे क्योंकि एक बार में ही बहुत हैक्टिक हो जाएगा। तो और ये जो हमारा है सीआरपीसी, ये अपकमिंग एग्ज़ाम जो हिमाचल जुडिशरी के होने वाले हैं वहाँ पे सीआरपीसी ही अभी सिलेबस में पूछा जाएगा, तो हम उसके पर्पज़ से इसको देखेंगे। उसी के साथ साथ जो लोग भी सीयूईटी पीजी एलएलएम को टारगेट कर रहे हैं वहाँ पे भी सीआरपीसी सिलेबस में है, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। ये पूरा ही जो सेशन होगा वो सीआरपीसी का वन लाइनर फॉर्म होगा, इसलिए इसका एक एक पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे और देखेंगे। 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम पूरे इस एक्ट को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी कब इन्फोर्समेंट में आया था? तो सीआरपीसी केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1974। नेक्स्ट इज सीआरपीसी इज डिवाइडेड इनटू 37 चैप्टर एंड 484 सेक्शंस। और जो सीआरपीसी का सबसे लास्ट सेक्शन है 484, वो डिस्कस करता है रिपल एंड सेविंग्स को। तो यहाँ पर 1898 के एक्ट को रिपल किया गया था। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सीआरपीसी की एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड एक्सटेंशन क्या है सीआरपीसी का? तो सीआरपीसी होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड होता है। यहाँ से एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इस टर्म को डिलीट कर दिया गया है बाई 31 अक्टूबर 2019 से। इसी के साथ साथ चैप्टर 8, 10 और 11 का एप्लीकेशन स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे नहीं होता है, बट अगर गवर्नमेंट चाहे, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू इन एरियाज पे भी अप्लाई कर सकती है। अब देखते हैं कि रीज़न क्या थे उसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी के। तो द रीज़न फॉर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी टू स्टेट ऑफ नागालैंड हैव बीन स्टेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस रतन सिंह। नेक्स्ट है कि सीआरपीसी जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है और इसका अमेंडमेंट जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा भी हो सकता है और किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, सीआरपीसी का यूनिक फीचर क्या है? तो द यूनिक फीचर ऑफ सीआरपीसी इज सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल 1994 पास्ड बाई लोकसभा ऑन, ये हुआ था 5 मई 2005 को। नेक्स्ट है, सीआरपीसी में 2005 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट थी 23 जून 2006। 2013 की अमेंडमेंट की डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है 3 फरवरी 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस हैज बीन गिवन अंडर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी। ऑफेंसेस कौन से? जो आईपीसी में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलेबल ऑफेंस को कहाँ पे डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन 2A ऑफ सीआरपीसी में बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल अंडर सीआरपीसी और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। हम इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे कि बेलेबल ऑफेंस कौन कौन से होते हैं। एक तो जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है और दूसरा जिन्हें आईपीसी में और किसी अन्य लॉ में बेलेबल बनाया गया है। 12th क्वेश्चन है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं? तो ये भी 2A में ही डिफाइन किया गया है। ये कहता है कि एनी अदर ऑफेंस, मतलब बेलेबल ऑफेंस को छोड़कर जहाँ भी जो बेल है वो एज अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होती है, उन ऑफेंसेस को बेलेबल ऑफेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो सेक्शन 2C जो है सीआरपीसी का वो कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन करता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है ऐसे ऑफेंसेस जहां पुलिस ऑफिसर का डिस्क्रिशन है कि वो अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकता है विदाउट अ वारंट और इन्वेस्टिगेट कर सकता है केस को मैजिस्ट्रेट की परमिशन लिए बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? तो ये सेक्शन 2L ऑफ सीआरपीसी में डिफाइन है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है वेयर द पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट एंड ही कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट। मतलब पुलिस ऑफिसर के पास
ना तो इन्वेस्टिगेट करने की अथॉरिटी होती है बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के, और ना ही वो बिना वारंट के किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीआरपीसी का नेचर क्या है। तो इन सीआरपीसी द नेचर ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज बेलेबल एंड सिंपल। नेक्स्ट है कंप्लेंट को कहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 2D सीआरपीसी का जो है वो कंप्लेंट को डिफाइन करता है। कंप्लेंट का मतलब होता है कंप्लेंट एन एलिगेशन मेड आइदर इन राइटिंग और ओरल। तो कंप्लेंट को रिटन फॉर्म में भी दिया जा सकता है और ओरल फॉर्म में भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लेंट कैन बी मेड फॉर बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो कंप्लेंट जो है वो दोनों केसेस में दी जा सकती है, कॉग्निजेबल में भी दी जा सकती है, नॉन कॉग्निजेबल में भी, रिटन फॉर्म में भी हो सकती है और ओरल फॉर्म में भी हो सकती है। बट नेक्स्ट है हमारा कि कंप्लेंट में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती है। तो कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। इसी के साथ साथ कंप्लेंट जो है वो मैजिस्ट्रेट को दी जाती है। नेक्स्ट है द टर्म इंक्वायरी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2G ऑफ सीआरपीसी। नेक्स्ट इज इंक्वायरी का मतलब क्या होता है। तो एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर सीआरपीसी बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो ट्रायल के अलावा जो भी प्रोसीडिंग कंडक्ट की जाती है मैजिस्ट्रेट के द्वारा या कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा, उसे हम इंक्वायरी कहते हैं। इंक्वायरी में क्या होता है, इंक्वायरी इज कंडक्टेड प्रायर टू फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। जब चार्ज फ्रेम हो जाता है तो वहाँ पे ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। तो चार्ज फ्रेमिंग के पहले का जो स्टेज होता है, जो मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन मतलब काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसे इंक्वायरी कहते हैं। नेक्स्ट है कि इन्वेस्टिगेशन टर्म को कहाँ पे डिफाइन किया गया है सीआरपीसी में। तो सेक्शन 2H ऑफ सीआरपीसी जो है वो इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन करता है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड विद एन ऑब्जेक्ट टू कलेक्ट एविडेंस एंड अ मैजिस्ट्रेट कांट इंटरफेयर इन इट। तो इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पस जो है वो क्या होता है, टू कलेक्ट एविडेंस, और इसमें मैजिस्ट्रेट इंटरफेयर नहीं करते हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के द्वारा कंडक्ट होती है या फिर पुलिस ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट के द्वारा किसी ऑथराइज पर्सन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाउंडेशन क्या होता है, कब कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। तो उसका फाउंडेशन होता है कंप्लेंट या फिर FIR। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफेंस टर्म को कहाँ पे डिफाइन किया गया है सीआरपीसी में। तो द टर्म ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2N ऑफ सीआरपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पुलिस रिपोर्ट टर्म है उसको कहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो 2R ऑफ सीआरपीसी जो है वो पुलिस रिपोर्ट टर्म को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 2U ऑफ सीआरपीसी मीन्स एंड इंक्लूड्स any person appointed under section 24 and any person acting under the direction of public prosecutor is known as public prosecutor। public prosecutor को section 2U of CRPC में डिफाइन किया गया है और उसका अपॉइंटमेंट जो है वो सेक्शन 24 में किया जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होने के लिए एटलीस्ट 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होने के लिए 10 ईयर का प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होते हैं उनके लिए जो लिस्ट प्रिपेयर होती है, पैनल ऑफ लिस्ट प्रिपेयर होती है, वो DM के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वारंट केस कहाँ पे डिफाइन है। तो CRPC के सेक्शन 2X में वारंट केसेस को डिफाइन किया गया है। वारंट केस का मतलब होता है अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर। तो जहाँ पर भी पनिशमेंट जो है वो डेथ, जहाँ पर भी कोई ऑफेंस डेथ से पनिशेबल है, लाइफ इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल है, या जहाँ पर भी इम्प्रिजमेंट का जो टर्म है वो 2 साल से एक्सीड करता है, तो उन केसेस को हम वारंट केस कहेंगे। नेक्स्ट आता है समन्स केस किसे कहा जाता है। तो सेक्शन 2W CRPC का है वो समन्स केस को डिफाइन करता है। समन्स केस का मतलब होता है अ केस विच इज़ नॉट अ वारंट केस, जिसका मतलब अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर। तो जहाँ पर भी 2 साल से कम की पनिशमेंट है उन केसेस को हम समन्स केस कहते हैं। नेक्स्ट इज विक्टिम को कहाँ डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 2WA ऑफ CRPC जो है वो विक्टिम को डिफाइन करता है। विक्टिम का मतलब होता है विक्टिम एज अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन फॉर विच द अक्यूज्ड पर्सन हैज बीन चार्ज्ड।
विक्टिम में और कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं? तो विक्टिम में विक्टिम के गार्डियन और लीगल एयर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। ये जो विक्टिम टर्म है ये ओरिजिनली सीआरपीसी में नहीं था, इसको अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। इसे सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के द्वारा ऐड किया गया था। 2008 के द्वारा ऐड किया गया था। नेक्स्ट है हमारा जुडिशियल प्रोसीडिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंक्लूड होता है इंक्वायरी एंड ट्रायल। जुडिशियल प्रोसीडिंग को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2I ऑफ सीआरपीसी में। अगला क्वेश्चन है स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर एनी एरिया टू बी मेट्रोपॉलिटन एरिया फॉर द पर्पस ऑफ सीआरपीसी हुज पॉपुलेशन एक्सीड्स 1 मिलियन। तो किसी भी एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया होने के लिए उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से एक्सीड करनी चाहिए। ये सेक्शन 8 जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन कोर्ट्स अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 एंड द पंचायत अदालत आर नॉट क्रिमिनल कोर्ट्स। कोर्ट ऑफ सेशन इसका एस्टेब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और कोर्ट ऑफ सेशन को सेक्शन 9 ऑफ सीआरपीसी में मेंशन किया गया है। इसी के साथ साथ हम जान लेते हैं कि सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग सीआरपीसी में कितनी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। तो सीआरपीसी के सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास और उसी के साथ साथ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो 4 स्पेसिफिकली मेंशन कर दिए गए हैं, इसी से पता चलता है कि जो चिल्ड्रन कोर्ट्स है जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मेंशन है या पंचायत अदालत है वो क्रिमिनल कोर्ट्स की कैटेगरी में नहीं आती हैं। नेक्स्ट इज एन असिस्टेंट सेशन जज इज अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। तो असिस्टेंट सेशन जज का अपॉइंटमेंट जो है वो कंसर्न्ड हाई कोर्ट जो होती है वो करती है सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। कोर्ट ऑफ सेशन को एस्टैब्लिश करती है स्टेट गवर्नमेंट और उसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई कोर्ट में अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट कन्फर अपॉन एनी पर्सन हु होल्ड और हैज हेल्ड एनी पोस्ट अंडर गवर्नमेंट, उसको सारी ही पावर दे सकती है एज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और उनमें से किसी भी मैजिस्ट्रेट को वो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी अपॉइंट कर सकती है अंडर सेक्शन 13। नेक्स्ट इज स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल बी अपॉइंटेड फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। तो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो एक बार में एट अ टाइम वो एक बार में सिर्फ 1 साल के लिए अपॉइंट हो सकती हैं एज मे बी डायरेक्टेड बाय हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है The local jurisdiction of judicial magistrate is under the control of chief judicial magistrate subject to high court's control। ये दिया है हमारे सेक्शन 14 में, जिसका मतलब है कि जो जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं वो सीजीएम के अंडर में वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में मेक रूल और गिव स्पेशल ऑर्डर फ्रॉम टाइम टू टाइम कंसिस्टेंट विद सीआरपीसी एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द सबॉर्डिनेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये हमारे सेक्शन 15 में मेंशन है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस है सबॉर्डिनेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बीच में वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन अ डिस्ट्रिक्ट इज डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये बताता है हमारा सेक्शन 16 सीआरपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एलिजिबल होता है टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो कोई भी अ पर्सन इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओनली इफ ही हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स। ये बताता है हमारा सेक्शन 24 जहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट इज अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होने के लिए उसके पास प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट जो है वो 10 साल से कम का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। ये बात भी सेक्शन 24 के 8th क्लॉज में मेंशन है। नेक्स्ट अगर डिस्ट्रिक्ट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट करना है तो उसके लिए कौन ऑथराइज्ड है?
तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑथराइज्ड होती है टू अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर अ डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैन बी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 25 ऑफ सीआरपीसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिस ऑफिसर जो हैं क्या उनको एज अ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा सकता है? तो यहाँ पे सेक्शन क्वेश्चन 48 है वो हमारा मेंशन करता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर को एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट। नेक्स्ट इज, ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होते हैं ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये जिस भी कंसर्न स्टेट के लिए अपॉइंट होते हैं वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 25A ऑफ सीआरपीसी। ये फंक्शन करते हैं अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। सेक्शन 25A को सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा इंसर्ट किया गया था। अगला है, एनी ऑफेंस अंडर आईपीसी मे बी ट्राइड बाय हाई कोर्ट और अ कोर्ट ऑफ सेशन और एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंसेस इज शोन इन द शेड्यूल टू बी ट्राइएबल। ये बताता है हमारा सेक्शन 26 का ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि अगर कोई ऑफेंस है अंडर एनी अदर लॉ शैल व्हेन अ कोर्ट इज मेंशन इन सच लॉ बी ट्राइड बाय सच कोर्ट, एंड जहाँ पर कोर्ट मेंशन नहीं है तो वहाँ पर उस केस का ट्रायल जो है उस ऑफेंस का ट्रायल वो होगा बाय द हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज ट्राइएबल अंडर फर्स्ट स्केड्यूल। ये बताता है हमारा सेक्शन 26 का क्लॉज बी। नेक्स्ट है कि अगर कोई ऑफेंस है वो किसी 16 साल से कम के बच्चे के द्वारा कमिट किया जाता है और वो पनिशेबल है डेथ से या लाइफ इम्प्रिजमेंट से और उस बच्चे को कोर्ट के सामने ब्रॉट किया जाता है, तो वहाँ पर जो केस है उसका जो ऑफेंस है उसका ट्रायल किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो ट्राई होगा बाय द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और बाय एनी अदर कोर्ट स्पेशली एम्पावर्ड अंडर द चिल्ड्रंस एक्ट 1960। ये हमारा बताता है सेक्शन 27 में। नेक्स्ट है 55th क्वेश्चन। ये है सेक्शन 28 सीआरपीसी के रिगार्डिंग, जो बताता है कि हाई कोर्ट जो है वो लॉ के द्वारा उसे ऑथराइज किया गया है कि वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं, इवन डेथ सेंटेंस भी पास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ बट डेथ सेंटेंस इज पास्ड बाय एनी सच जज शैल सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। जिसका मतलब है कि हाई कोर्ट के सिमिलरली सेशन जज और एडिशनल सेशन जज भी एलिजिबल होते हैं डेथ सेंटेंस पास करने के लिए, बट जब वो डेथ सेंटेंस पास करते हैं तो उन्हें कंफर्मेशन लेनी होती है हाई कोर्ट से, जो कि कंफर्मेशन जो है वो सेक्शन 368 में जो हाई कोर्ट है वो कंफर्म करती है। 368 में कोर्ट जो सेशन जज हैं या असिस्टेंट सेशन जज हैं वो सबमिशन करते हैं केस का। 367 में कोर्ट को अगर एडिशनल एविडेंसेस चाहिए होते हैं तो कोर्ट एडिशनल एविडेंसेस लेती है और 368 में कोर्ट कंफर्म भी कर सकती है और एनल भी कर सकती है। नेक्स्ट इज, असिस्टेंट सेशन जज जो होते हैं वो सेंटेंस पास कर सकते हैं 10 साल तक की। ये सेक्शन 28 में मेंशन है। अगला क्वेश्चन है कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कितने सजा देने के लिए एलिजिबल होते हैं, उनकी क्या कैपेसिटी है? तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में पास अ सेंटेंस अप टू 7 years एंड और एनी फाइन, और ये मेंशन है सेक्शन 29 सीआरपीसी में। सीजीएम 7 साल तक की सेंटेंस दे सकते हैं और कोई भी फाइन इम्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो कैपेसिटी है वो सेंटेंस दे सकते हैं अप टू 3 year और फाइन जो है वो 10,000 रुपये तक का इम्पोज कर सकते हैं। ये भी सेक्शन 29 में ही मेंशन है। अगला है जेएमएससी जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, वो 1 साल तक की इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं और फाइन का अमाउंट जो है वो 5,000 रुपये तक इम्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 30 clause 1 और वो कितना हो सकता है? तो वो शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट
विच द मैजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट एज पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस। तो यहाँ पे 1/4 से ज़्यादा नहीं होगा जितनी की मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी है। नेक्स्ट है कि सेक्शन 30 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग जो इम्प्रिजमेंट अवॉर्ड की जाएगी इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन वो इन एडिशन होगी टू सब्सटैंटिव सेंटेंस अवॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट फॉर द ऑफेंस। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड एट अ ट्रायल फॉर 2 और मोर ऑफेंसेस, तो वहाँ पर द कोर्ट में सब्जेक्ट टू सेक्शन 71 आईपीसी सेंटेंस कर सकती है फॉर सच ऑफेंस एंड सच पनिशमेंट मे रन आइदर कॉन्करेंटली और कॉन्सिक्यूटली। ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड होता है और ये सेक्शन 31 के क्लॉज 1 में मेंशन है। नेक्स्ट है सेक्शन 31 के क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग इन केस ऑफ कंसिक्यूटिव सेंटेंसेस द पर्सन शैल नॉट बी सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 14 years and also that the aggregate punishment shall not exceed twice of the amount of punishment which the court is competent to inflict for a single offense. नेक्स्ट है सेक्शन 36 कहता है कि पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू आईओ may exercise the same power throughout the local area to which they are appointed as may be exercised by such officer. नेक्स्ट है सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग पब्लिक है वो बाउंड होती है मैजिस्ट्रेट को असिस्ट करने के लिए या पुलिस ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए जहां पर रीजनेबली डिमांड किया गया है पुलिस ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट के द्वारा उनका एड लेने के लिए। नेक्स्ट इज सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग सेक्शन 39 जो है वो प्रोवाइड करता है दैट पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस टू बी गिवन टू पुलिस ऑफिसर, जो कहता है कि जो पब्लिक है जब उसे पता चलता है किसी भी को भी अगर पता चल रहा है कि कोई उसके आसपास में कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ही कमिट होने वाला है तो वहाँ पर उसकी ड्यूटी होती है कि वो उस ऑफेंस को होने से रोकने के लिए प्रिवेंट करने के लिए जो कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर हैं उनको इंटीमेट करें। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 41 अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट एन ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट। तो सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के और बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के भी किसी पर्सन को गिरफ्तार कर सकता है अगर सेक्शन 41 के अंदर में जो कंडीशंस मेंशन है उनमें से कोई कंडीशन भी फुलफिल हो रही है तो। नेक्स्ट इज सेक्शन 41A के अकॉर्डिंग एक पुलिस ऑफिसर इशू कर सकता है अ नोटिस डायरेक्टिंग अ पर्सन अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बिन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बिन रिसीव्ड or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense to appear before him or at such place as specified in notice। और वहीं पे प्रोवाइडेड है कि अगर कोई पर्सन जब सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग नोटिस इशू की जाती है और वो पर्सन उस नोटिस की टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लाई नहीं करता है या कंप्लाई करने में फेल हो जाता है तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो है उसका डिस्क्रिशन है कि उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है फॉर द ऑफेंस मेंशन्ड इन द नोटिस। नेक्स्ट है एवरी पुलिस ऑफिसर बाय मेकिंग द अरेस्ट, तो वहाँ पे वो इन्फॉर्म करेगा जिस पर्सन को अरेस्ट कर रहा है दैट ही हैज़ अ राइट टू हैव अ रिलेटिव, मतलब वो इन्फॉर्म करने का राइट होता है कि वो पर्सन अपने रिलेटिव को इन्फॉर्म कर सकता है अबाउट हिज अरेस्ट। ये मेंशन है सेक्शन 41B में। अगला क्वेश्चन है स्टेट गवर्नमेंट शैल स्टैब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, ये है सेक्शन 41C में। नेक्स्ट है जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है या इंटरोगेट किया जाता है बाय पुलिस तो वहाँ पर जो पर्सन अरेस्टेड है वो एंटाइटल होता है टू मेट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग द इंटरोगेशन, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जो एडवोकेट है वो थ्रू आउट द इंटरोगेशन उसके साथ प्रेजेंट होगा। ये सेक्शन 41 क्लॉज D में प्रोवाइडेड है। अब सेक्शन 41 का A, B, C और D जो है उसको CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2009 के द्वारा ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कोई ऑफेंस कमिट करता है या फिर वो किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए अक्यूज्ड बनाया गया है और पुलिस ऑफिसर उससे उसका नेम और रेजिडेंस पता करता है, मांगता है और वो पर्सन रिफ्यूज़ कर देता है तो वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है वो उसको वहीं पे अरेस्ट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है
कि अगर अ प्राइवेट पर्सन may arrest any person who is in his presence commits a cognizable and non-bailable offense। ये सेक्शन 43 सीआरपीसी का जो है वो किसी प्राइवेट पर्सन को भी ऑथराइज करता है कि अगर उसकी प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है या नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है तो वहाँ पर जो प्राइवेट पर्सन है वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 44। इसके अकॉर्डिंग मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल खुद भी अरेस्ट कर सकते हैं या किसी पर्सन को ऑर्डर दे सकते हैं अपने बिहाफ पे अरेस्ट करने का जिस पर्सन ने उनकी प्रेजेंस में कोई ऑफेंस कमिट किया है। अगला है नो मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन शैल बी अरेस्टेड फॉर एनीथिंग डन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी एक्सेप्ट आफ्टर अटेनिंग द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेक्शन 45। सेक्शन 45 जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगला है कि जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में हेल्ड हुआ था दैट इवन अ मैन इफ नेसेसरी ड्यू टू सर्कमस्टांसेस में अरेस्ट अ वुमेन ड्यूरिंग डे लाइट। तो जहाँ पे कोई कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस अराइज हो जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही नीड अराइज हो जाती है, ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि उस वुमेन को अगर अरेस्ट नहीं किया गया तो वहाँ पे और वेट करने का भी टाइम नहीं है तो वहाँ पर कुछ ग्रीवियस हो सकता है, ग्रीवियस ऑफेंस कमिट हो सकता है। तो उस केस में जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि वहाँ पर किसी मैन के द्वारा भी किसी वुमेन का अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज एज एडेड इन सेक्शन 46 के क्लॉज 4 ऑफ सीआरपीसी। ये 2005 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। बट हाउएवर she can be arrested in exceptional circumstances with the prior permission of the judicial magistrate first class। Next, section 50 प्रोवाइड करता है that every person arrested, जो भी पर्सन अरेस्ट होता है without warrant shall be informed of the grounds of arrest and if right to bail। तो उसको उस अरेस्ट के ग्राउंड भी बताए जाएंगे और अगर उसका राइट टू बेल है तो वो भी बताया जाएगा। एंड इफ द अरेस्ट इज मेड फॉर बेलेबल ऑफेंस, however, if there is non-compliance of these provision, then it shall render the arrest and detention of the person concerned illegal and shall enable the person arrested move for habeas corpus to obtain his relief। तो सेक्शन 50 जो है वो मैंडेट करता है पुलिस ऑफिसर को कि जब वो किसी पर्सन को अरेस्ट करता है विदाउट वारंट तो अगर उसको उसके अरेस्ट के ग्राउंड भी बताएगा और अगर वो ऑफेंस बेलेबल नेचर का है तो वहाँ पर वो उसको ये भी बताएगा कि वहाँ पे उसका राइट टू बेल है। और अगर ऐसा नहीं होता है और नॉन कंप्लायंस होता है इस प्रोविज़न का तो वहाँ पर जो अरेस्ट और डिटेंशन किया जा रहा है वो इलीगल हो जाएगा और जो पर्सन अरेस्ट किया गया है वो हैबियस कॉर्पस के लिए अप्लाई कर सकता है हाई कोर्ट के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने। नेक्स्ट है 81वां क्वेश्चन। ये बोलता है कि सेक्शन 53 प्रोवाइड करता है फॉर एग्जामिनेशन ऑफ accused by medical practitioner at the request of police officer। Here there are reasonable grounds for believing that the examination of his person will afford evidence as an commission of the offense। तो 53 जो है वो डिस्कस करता है एग्जामिनेशन ऑफ accused by medical practitioner। 53A जो है वो पर्सन accused of rape by medical practitioner और सेक्शन 54 कहता है कि पर्सन अरेस्टेड शैल बी एग्जामिन्ड बाय मेडिकल ऑफिसर। तो 53, 53A और 54 ये तीनों एग्जामिनेशन की बात करते हैं। 53 में एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, 53A में पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर और 54 में है person arrested shall be examined by a medical officer in the service of the central government और state government। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्शन 54A के अकॉर्डिंग a magistrate may direct the person so arrested to subject himself to identification by any person। तो आइडेंटिफिकेशन परेड की जो बात है वो सेक्शन 54A में मेंशन है। नेक्स्ट है 85th। ये कहता है सेक्शन 57 जो है वो
मैंडेटरी बनाता है टू प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ अरेस्ट। तो सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसे विद इन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर किसी पर्सन को लॉफुल कस्टडी में रखा गया था और वो उस कस्टडी से स्केप कर जाता है, भाग जाता है, तो द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी ही एस्केप्ड में इमीडिएटली परसू एंड अरेस्ट हिम इन एनी प्लेस इन इंडिया। ये कहाँ है? सेक्शन 60 में मेंशन किया गया है। अगला है, एवरी समन इशूड बाय अ कोर्ट शैल बी इन राइटिंग, डुप्लीकेट and signed by the presiding officer or any other officer authorized and shall bear the seal of a court। ये सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग। तो सेक्शन 61 कहता है कि समन जो कोर्ट के द्वारा इशू किए जाएंगे, समन राइटिंग में होंगे, डुप्लीकेट होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा साइन किया जाएगा या कोई अदर ऑफिसर ऑथराइज है उसके द्वारा भी साइन किया जा सकता है, और उसी के साथ साथ वहाँ पे कोर्ट की जो है वो सील भी होगी। अगला क्वेश्चन है कि समन कौन कौन से लोग सर्व कर सकते हैं? तो समन में भी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर और एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट और बाय ऑथराइज्ड पब्लिक सर्वेंट। ये बताता है सेक्शन 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कॉरपोरेट बॉडीज या सोसाइटीज़ को समन इशू करना है तो फिर किस पे इफेक्ट की जाएगी? तो अगर सर्विस कॉरपोरेट बॉडीज या सोसाइटीज़ पे करनी है तो इट सर्विंग बाई इट ऑन द सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर, other principal officer of the corporation or by letter sent by the registered post addresses to the chief judicial magistrate of the corporation in India। ये बताता है सेक्शन 63। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पे where the person summoned can't by exercise of due diligence be found, तो वहाँ पर समन जो है वो किसी अडल्ट मेल मेंबर, उसकी फैमिली के अडल्ट मेल मेंबर को कर दिया जाएगा जो उसके साथ रहता हो इन डुप्लीकेट। ये सेक्शन 64। तो वहाँ पर भी मान लिया जाएगा कि उस समन का प्रॉपर सर्विंग हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि सेक्शन 64 के अकॉर्डिंग अगर सर्विस की जो तामीली है वो सर्विस की जो समन है समन की सर्विस जो है वो अगर किसी फैमिली के सर्वेंट पे की जाती है तो वहाँ पे प्रॉपर सर्विंग ऑफ समन नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो सर्वेंट है वो फैमिली मेंबर नहीं कंसीडर होता है सेक्शन 64 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ पर समन जो है वो 62, 63 और 64 के अकॉर्डिंग सर्व नहीं हो पाई है तो वहाँ पर सर्विंग ऑफिसर जो है वो समन को अफिक्स कर देगा इन डुप्लीकेट टू द सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस 65 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, where the person to whom a summon is to be served in active service of the government, then summon shall be sent to the head of the office। ये सेक्शन 66 कहता है। अगला है, every warrant of arrest issued by a court shall be writing, signed by presiding officer and the court shall bear the seal of the court। ये सेक्शन 70 बताता है। तो समन और वारंट में यही अंतर होता है कि जो समन होता है वो डुप्लीकेट में जाता है पर वारंट जो होता है वो डुप्लीकेट में नहीं जाता है। तो सारे फीचर्स सेम होते हैं, बस यही एक डिफरेंस होता है दोनों में कि समन जो है वो डुप्लीकेट में भी रहता है और वारंट डुप्लीकेट में नहीं होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 95th क्वेश्चन, जो बताता है कि द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट ये नोटिफाई करेंगे सब्सटेंस देयर ऑफ टू द पर्सन अरेस्टेड इफ रिक्वायर्ड शैल शो हिम द वारंट। ये सेक्शन 75 में मेंशन है। सेक्शन 75 कहता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर या कोई अदर पर्सन वारंट का एग्जीक्यूशन करता है तो जिस पर्सन को वो अरेस्ट करेगा वहाँ पर वो बताएगा कि इस वारंट का सब्सटेंस क्या है, या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो वो वारंट को दिखा भी सकता है। ये सेक्शन 75 सीआरपीसी में मेंशन है। अगला है कि सेक्शन 77 के अकॉर्डिंग जो वारंट ऑफ अरेस्ट है वो इंडिया के किसी भी प्लेस पे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज़ अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट, जो कोई भी पर्सन अगर अपना वारंट का एग्जीक्यूशन अवॉइड कर रहा है तो वहाँ पर सेक्शन 82 के अकॉर्डिंग उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा सेक्शन 82 के अंदर। नेक्स्ट है, अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 क्लॉज 1 रिक्वायर करता है अ पर्सन टू अपीयर मस्ट बी पब्लिश्ड
गिविंग नॉट लेस देन 30 days टाइम टू द पर्सन कंसर्न एंड टू अपीयर एट अ सच स्पेसिफाइड प्लेस और सच स्पेसिफाइड टाइम। तो जो प्रोक्लेम्ड पर्सन होता है उसे 30 दिन का समय दिया जाता है कि वो अपीयर हो स्पेसिफाइड प्लेस पे और स्पेसिफाइड टाइम में। वो समय जो है वो 30 दिन से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 99th क्वेश्चन, जो कहता है इन ऑर्डर टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ द पर्सन जो एब्सकॉन्ड कर गया है इन स्पाइट ऑफ द वारंट ऑफ अरेस्ट बीइंग इशूड अगेंस्ट हिम, तो वहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है साइमल्टेनियसली with issuance of proclamation under section 82, provided that the court is satisfied that such person is about to dispose of the whole or any part of his property or is about to remove his whole or any part of this property from the local jurisdiction of court। ये है 83 में। 83 कहता है कि अगर कोर्ट को ऐसा सस्पिशियस है कि जो पर्सन एब्सकॉन्ड कर गया है वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकता है जिससे कि उसका किसी भी तरीके से पता ही ना लगाया जा सके, तो वहाँ पर कोर्ट जो है वो प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अटैचमेंट का ऑर्डर भी दे सकती है और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर जिस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया जा रहा है वो लैंड पेइंग रेवेन्यू है टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो वहाँ पर जो अटैचमेंट है वो किसके द्वारा किया जाएगा? कलेक्टर के द्वारा, और जहाँ पे वो लैंड सिचुएटेड है ये बताता है सेक्शन 83 क्लॉज 4। अगला है सेक्शन 83 के क्लॉज 1A के अकॉर्डिंग कोर्ट जो है वो प्रोक्लेमेशन का ऑर्डर के साथ साथ अटैचमेंट का ऑर्डर भी दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो पर्सन का प्रॉपर्टी अटैच किया गया है उस पर्सन के पास उस पर्सन के अलावे अगर किसी और पर्सन का उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, उसका भी शेयर है, तो वहाँ पर अ पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन कैन ऑब्जेक्ट विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ सच क्लेमेंट और ऑब्जेक्ट हैज़ एन इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। तो प्रोक्लेम्ड पर्सन के अलावा किसी और पर्सन का अगर उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है तो उसके पास 6 महीने का समय होता है कि वो 6 महीने के अंदर उस प्रॉपर्टी पे अपना ऑब्जेक्शन क्लेम करेगा। और अगर वो क्लेम या ऑब्जेक्शन जो है वो डिसअलाउ हो जाता है देन सच क्लेमेंट में विद इन 1 year फ्रॉम सच ऑर्डर वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है टू एस्टैब्लिश द राइट विच ही क्लेम्स। ये सेक्शन 84 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है अगर उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाती है और कैन क्लेम द प्रॉपर्टी और द सेल प्रोसीड, तो वो पर्सन जो है वो अटैचमेंट की डेट से 2 साल के अंदर में अगर वो अपीयर हो जाता है तो फिर वो प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 1 लाइनर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, keep learning, keep shining. All the best. Thank you.